हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं अपना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ओम्स लॉ, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे न्यूमेरिकल्स में पूछा जा सकता है और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। इसमें बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज आएंगी। इस लॉ से ही बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं जिसमें हम डिफरेंट क्वांटिटीज को फाइंड आउट करना होता है हमें। सो बेसिकली इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, यही ओम्स लॉ एग्जैक्टली आपको क्लास 12th में भी अपने फिजिक्स चैप्टर में मिलेगा अगर आप साइंस को लोगे तो ही। तो बहुत ज्यादा इजी है और एक लॉ है सिंपल सा जो आपको याद रखना है, ठीक है। ये लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, आप टेम्परेचर को बढ़ा नहीं रहे हो, घटा नहीं रहे हो, और वो कांस्टेंटली फ्लो कर रहा है आपके सर्किट में, तो जितना भी वोल्टेज आपने दिया है अपनी बैटरी से और उसकी वजह से जितना भी करंट फ्लो कर रहा है वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। आपको ये बात पता होगी, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली का मतलब होता है अगर वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मतलब जितना आप वोल्टेज को बढ़ाओगे उतना ही करंट बढ़ेगा, जितना आप वोल्टेज को घटाओगे उतना ही करंट घटेगा। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहीं से हमने ओम्स लॉ निकाल दिया। ओम्स हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये चीज परफॉर्म करी थी। उन्होंने एक सर्किट लिया, वायर्स कनेक्ट करी और वोल्टेज देना स्टार्ट किया। उन्होंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो उन्होंने देखा जितना मैं वोल्टेज दे रहा हूं उतना ही करंट बढ़ रहा है, जितना वो वोल्टेज कम कर रहे थे उतना ही करंट भी कम हो रहा था। जैसे ही उन्होंने टेम्परेचर चेंज कर दिया, कंडीशंस चेंज हो गई, लेकिन तब भी वो चीज उतनी ही रही कि जितना वोल्टेज बढ़ा उतना करंट बढ़ा, मतलब दीज वर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमने क्या बोला, इफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए, मतलब जब इक्वल टू लाना होता है तो हमको एक कांस्टेंट लाता है। हमने यहाँ पे कांस्टेंट यूज किया है R, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसके ऊपर काफी अच्छी लंबी चर्चा चलेगी हमारी कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया V/I, जिसमें V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। हमेशा याद रखना है पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का होता है कि बैटरी ने कितनी पावर लगाई एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। एंड करंट, क्योंकि आपने बैटरी लगाई है तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा हमारे सर्किट में, तो हमने बोला I इज करंट। यहां से हमें दो रिजल्ट देखने को मिले। पहला तो यहीं से दिख गया I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और दूसरी बात, इस फॉर्मूले को अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा और यहां से मैं इक्वल टू का साइन हटा दूंगी तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब डायरेक्टली का मतलब समझ आ गया था, जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ेगा, लेकिन इनवर्सली का मतलब उल्टा है। अगर आप करंट को इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, या फिर आप करंट को डिक्रीज करोगे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। दोनों एक साथ नहीं बढ़ेंगी, कोई एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। आप समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस वैसे तो एक प्रॉपर्टी है, लेकिन ये ज्यादातर मेनली हमें एक डिवाइस रेजिस्टर से मिलती है। एक्चुअली रेजिस्टेंस कहीं पे भी हो सकती है, किसी भी डिवाइस में हो सकती है। हम जो पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं रेजिस्टर के केस में, लेकिन अभी जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे हम हर जगह अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम सीधी बात करते हैं, व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, रेसिस्ट करना। रेजिस्टेंस को अगर आप आधा करोगे तो इतना मतलब पता लगेगा रेसिस्ट। रेसिस्ट का मतलब होता है रोकना। रेसिस्ट मतलब एक तरीके से मना करना कि भाई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी डिवाइस के पास हो सकती है, वेदर इट इज अ कंडक्टर, वेदर इट इज एन इंसुलेटर। ये प्रॉपर्टी उस सब्सटेंस को ये हक देती है कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज अपने अंदर से पास होने देगी या नहीं होने देगी। मतलब इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द करंट फ्लो। ये करंट के फ्लो को, ये इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को रोकती है, अपोज करती है, नहीं मैं नहीं जाने दूंगा। अब इससे में थोड़ा सा सोचें हम तो हमें एक चीज दिख रही है, इसका मतलब कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होती है तभी तो उससे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, और इंसुलेटर में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, इसी वजह से उससे हमारा करंट चार्ज नहीं फ्लो कर सकता।
तो रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फ्लो को अपोज करती है एंड कंडक्टर्स में ये बहुत कम पाई जाती है लेकिन इंसुलेटर्स में बहुत ज्यादा होती है। इसका सिंबल की बात करूं तो इसका सिंबल आर होता है, जो भी हमने ओम्स लॉ से देखा। फॉर्मूला इसका होता है आर इक्वल टू वी अपॉन आई। यूनिट होती है इसकी ओम, सबसे इंपॉर्टेंट ओम, क्योंकि ओम्स लॉ से निकली है तो इसकी यूनिट हमने दे दी ओम। इसका सिंबल होता है इस तरीके से, मतलब आप लिखोगे अगर कोई फॉर्मूला सॉल्व कर रहे हो तो आर की जो भी वैल्यू आई, सपोज आ गया 2 ओम, तो 2 ओम आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। वैसे आप लिखने के लिए ऐसा भी लिख सकते हो 2 ओम, कोई दिक्कत नहीं है, बट ज्यादा आपको न्यूमेरिकल्स इस फॉर्म में मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो रेजिस्टेंस होती है वो डिपेंड करती है लेंथ पे। किसकी लेंथ पे? कंडक्टर की लेंथ पे, उसकी थिकनेस पे, उसके नेचर ऑफ मटेरियल पे, या फिर आप कितना टेम्परेचर दे रहे हो उस कंडक्टर को, इन सब पे डिपेंड करती है, जिसके आगे हम अभी डिस्कशन करेंगे कि कैसे डिपेंड करती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ओम्स लॉ के लिए उसका ग्राफ है जो उसकी पहचान है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कैसे कह रहे हैं। हमने एक ग्राफ बनाया जिसमें हमने एक्स एक्सिस को वोल्टेज दिया है, वाई एक्सिस को करंट दिया है, और जब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे आप देखोगे वोल्टेज और करंट का जो रेशियो आएगा वो प्रोपोर्शनल आएगा, हर बार रेशियो प्रोपोर्शनल आएगा। मतलब अगर इस पॉइंट की बात करूं मैं, या फिर इस पॉइंट की बात कर लूं मैं, या फिर इस पॉइंट की बात कर लूं मैं, सबका रेशियो सेम आ रहा होगा। इसी वजह से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ग्राफ का मतलब। और ओम्स लॉ के लिए इसकी ग्राफ ही इसकी पहचान है जो इसको प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरीके से प्रूव करती है। सो अगर आपको इतनी बात समझ में आई है आप इसे नोट कर लो, वैसे बहुत ज्यादा इजी है, एनसीईआरटी की बुक से एक बार जरूर देखना, ठीक है। आओ बच्चों, अब हम देखते हैं उन फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस हमारी डिपेंड करती है, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ लेंथ। लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर लंबा है या कंडक्टर छोटा है, तो हमको ये बात देखनी है कि रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ पे, वो भी डायरेक्टली। मतलब अगर हमारा कंडक्टर लंबा होगा तो रेजिस्टेंस भी उस कंडक्टर की ज्यादा होगी, अगर हमारा कंडक्टर छोटा होगा तो उसकी रेजिस्टेंस भी कम होगी। क्यों? क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इसलिए हम बोलते हैं a long wire has more resistance। एक लंबी वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी as compared to a short wire। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हमने देखा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब अगर किसी कंडक्टर का एरिया बहुत ज्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, और अगर किसी कंडक्टर का एरिया बहुत कम है तो ऐसे केस में उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो दूसरी डिक्रीज करेगी। इन दो रिजल्ट्स के बाद हमने यहां से निकाल दिया एक रिजल्ट कि अगर कोई छोटी वायर होगी जो कि थिक होगी, शॉर्ट मतलब छोटी वायर एंड थिक वायर, उसका रेजिस्टेंस लो होगा, और अगर कोई हमारी लंबी वायर होगी जो कि थिन होगी, बहुत ज्यादा पतली होगी, उसका रेजिस्टेंस हाई होगा। रेजिस्टेंस क्या है बच्चों? रेजिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को रोकती है, तो हमको हमेशा कोशिश करनी है रेजिस्टेंस कम से कम रहे, क्योंकि जितना कम होगा उतना ज्यादा इजीली हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। अगर हमारी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो बहुत कम होगा, फिर वो कंडक्टर नहीं, वो इंसुलेटर होगा, है ना। तो इसलिए हम लोगों को ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस कब मिल सकती हैं? जब हमारी छोटी सी वायर हो जो थोड़ी सी मोटी हो, और तब उसका रेजिस्टेंस लो मिलेगा, मतलब छोटी और मोटी वायर। तो ऐसे में रेजिस्टेंस हमको कम मिलेगा, कंडक्टर से करंट ज्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। जब हम नीचे समझ चुके हैं, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। किस टाइप का मटेरियल है कि वो कंडक्टर है, वो इंसुलेटर है, वो मेटल है या नॉन मेटल है, उस पे भी हमारी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। ये बहुत सिंपल डिस्कशन है। कोई मेटल होगा उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, कोई नॉन मेटल होगा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल इंसुलेटर की तरह होता है और मेटल हमारा कंडक्टर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे रेजिस्टेंस पे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टेंस कम होगी। तभी हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था कि अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तो ही आपको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो मिलेगा वो सेम मिलेगा, और तभी हमारे ग्राफ से स्ट्रेट लाइन आता था। लेकिन अगर टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और अगर आपने टेम्परेचर कम किया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जब हमने ये 2-3 चीजें देख ली हैं, यहीं से एक नई टर्म उभर के निकल के आने वाली है जिसको हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कहां से आई है? हमको पता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, हमको पता है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दोनों को कंबाइन कर दिया तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट हमारे पास आया है ये रेसिस्टिविटी रो। कैसे बनाना है? ऐसे बनाना है, मतलब ऐसे और ऐसे, ठीक है। इसे रेसिस्टिविटी कहते हैं, इसको वैसे बोला जाता है रो, रेसिस्टिविटी बोलते हैं, या इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? तो रो को यहां रखा, रो की यूनिट कितनी आ जाएगी? R इंटू एल अपॉन ए। R की यूनिट होती है ओम, लेंथ की होती है मीटर, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, मीटर से 1 मीटर कट गया तो आ जाते हमारे पास ओम मीटर, ओम पर मीटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है और बहुत ज्यादा इजी भी है। डेफिनेशन इसकी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसका फॉर्मूला और ये किस तरीके से आया उस पर ध्यान रखना है। रेसिस्टिविटी एग्जैक्टली बताता है कितनी रेसिस्टेंस होगा किसी भी एक कंडक्टर में या किसी भी एक इंसुलेटर में, क्योंकि रेसिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर मैं बोल रही हूं कि मेरे पास एक कंडक्टर है जिसका रेसिस्टिविटी है 1.69 × 10⁻20 ओम मीटर, इसका मतलब उस कंडक्टर में उसकी लेंथ के हिसाब से 1.69 × 10⁻20 ओम रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। मतलब इतनी क्वांटिटी से वो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने से रोकेगा, वही है उसकी रेसिस्टिविटी, ठीक है। जब हम ये रेसिस्टिविटी का केस समझ जाएंगे बच्चों, तो आपको एनसीईआरटी में एक टेबल देखने को मिलेगी जिसमें बहुत सारे डिफरेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स को रखा गया है और उनकी रेसिस्टिविटीज को रखा गया है, ठीक है। जिसकी रेसिस्टिविटी सबसे कम होगी इसका मतलब वो बहुत अच्छा कंडक्टर बनेगा। तो जो हमारा सिल्वर होता है, सिल्वर मेटल आपको पता है, चांदी जिसे हम बोलते हैं, जो ज्वेलरी वगैरह में यूज होता है, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हम सिल्वर मेटल को यूज नहीं कर सकते घरों में वायर्स वगैरह में, क्यों? क्योंकि सिल्वर इज द कॉस्टली मेटल। हम उसके बदले में यूज करते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम। कॉपर आपने देखा होगा हल्का ब्राउनिश, एंड एल्यूमिनियम एकदम सिल्वर के कलर में होता है। हम उसकी बनी हुई वायर्स का यूज करते हैं। उनकी भी रेसिस्टिविटी कम होती है बट उतनी नहीं जितनी सिल्वर की होती है, ठीक है। तो हम जो वायर्स यूज करते हैं उन वायर्स के अंदर क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर पाता है इजिली, क्योंकि वो मेटल होते हैं और उनकी रेसिस्टिविटी लो होती है। रेसिस्टिविटी लो है मतलब रेजिस्टेंस लो है, मतलब वो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने से कम रोकेगा, ज्यादा नहीं रोक पाएगा। जिस सब्सटेंस की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वो हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने से ज्यादा रोकेगा, ठीक है बच्चों। बहुत ज्यादा इजी है, एक बार आप इस टेबल को एनसीईआरटी की बुक में जरूर देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। एक बार रीडिंग जरूर करनी है बच्चों, एनसीईआरटी की बुक को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी बोर्ड्स के लिए समझना बेसिस होता है एकदम। अगर आपने उसको पढ़ लिया है तो इतनी बात कंफर्म है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप अपनी सारी चीजों को क्लियर करते हुए चलो। न्यूमेरिकल्स वगैरह आपको वहां पे दिखेंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन कर लेना है। बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली है आपको, ये चैप्टर इतना इजी है। सो आई होप आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, ताकि आगे बहुत सारे वीडियोस आएंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो जस्ट सपोर्ट एंड दैट्स इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।